दिल्ली, यह नाम सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? देश की राजधानी, इसलिए आमतौर पर नेताओं के आवास और सरकारी कार्यालयों वाला लुटियंस, कनॉट प्लेस या फिर ग्रेटर कैलाश और वसंत कुंज जैसे रेजिडेंशियल एरियाज। इसके अलावा एक दूसरी दिल्ली है जिसमें संगम विहार, त्रिलोकपुरी और दिल्ली के आउटर एरियाज के कुछ गांव आते हैं। लेकिन आज हम आपको एक तीसरी दिल्ली दिखाने लेके जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका पहला सवाल होगा, ये दिल्ली है? (1871) में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट पास किया था। इस कानून के तहत भारत में रह रहे कई आदिवासी समुदायों को बॉर्न क्रिमिनल्स यानी कि क्रिमिनल्स बाय बर्थ घोषित कर दिया गया था। ये आदिवासी समुदाय देश की राजधानी दिल्ली में भी रहती है। वो यहाँ पे कई इलाकों में अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। ये ट्राइब्स रोजी रोटी की तलाश में स्थायी रूप से दिल्ली आकर तो बस गए, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं हैं। ये मोनिका हैं, लेकिन बस जानने वालों के लिए। प्रूफ देकर साबित नहीं कर सकती कि इनका असल नाम मोनिका ही है। आप बता रही थी कि आधार कार्ड नहीं है आपके पास? आधार कार्ड ये है ही नहीं मेरे पास। मतलब सच बोल रही हैं? सच बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं है कुछ प्रूफ। मेरे प्रूफ होता तो मेरे बच्चों की जन्म पत्री बन जाती। तो राशन वाशन ये सारी चीजें फिर कुछ नहीं मिल पाता होगा आपको? कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ आधार कार्ड नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं, तो क्या मिलेगा मुझे? तो इसके बाद जब बाल बच्चे को पढ़ाने जाना होगा कहीं, तो फिर कैसे क्या करेंगे? बनो, उसके लिए तो घूम रही हूँ, बन ही नहीं रहा। मुझे विश्वास हो नहीं रहा कि आपके पास नहीं है। अब भी बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो मैं बेफालतू में यहाँ पे क्यों आती? बनवा दोगे? छाड़ बनवा दोगे भैया? आपको हम कैसे माने कि आप इसी देश की रहने वाली हैं? ये भी बात ठीक है, कुछ प्रूफ नहीं है। मोनिका का जन्म दिल्ली में ही हुआ है, लेकिन कभी कोई स्थायी पता नहीं रहा। जहाँ भी ये रहीं वहाँ से हटाई जाती रहीं। किसी एक जगह पर इस कम्युनिटी का सर्वाइवल ही मुश्किल है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स और सुविधाएं तो दूर की बात। ये जहाँ भी जाते हैं एक वक्त के बाद वहाँ से हटा दिए जाते हैं। 5 रुपए तो दे दो भैया। स्कूल नहीं जाते? 5 रुपए दे दो। आज दिल्ली में जो बच्चे आपको भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे आदिवासी समाजों से आते हैं जिन पर अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अत्याचार शुरू हुआ वो आज तक पूरी तरह नहीं रुका। 26 मार्च 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें लेकर क्या वादा किया था, पहले आप वो सुन लीजिए। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कोई सरकार, क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया। मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। ये बच्चे जिस हाल में हैं वो किसी एक मुख्यमंत्री या पार्टी की वादा खिलाफी से नहीं हुआ है। दमन और अत्याचार का एक चक्र है जो 1.5 सदी से लगातार चलता आ रहा है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लाया तो ये बरतानिया हुकूमत के सबसे कठोर कानूनों में से एक था। इस कानून के तहत इन पर हर वक्त कड़ी निगरानी रखी जाती थी। वो अपनी बस्तियों में होते हुए भी कैदी की तरह रहते थे। इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने या वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था।
पुलिस को इस बात की खुली छूट दे दी गई थी कि वो कभी भी उन्हें गिरफ्तार या उनकी हत्या तक कर सकते हैं। इन प्रावधानों ने भारत के खानाबदोश समुदाय के लाखों लोगों को पैदाइश से ही अपराधी घोषित कर दिया था। ये पहले ही समाज के हाशिए पर थे। कानून आने के बाद इनका सिस्टमैटिक तरीके से उत्पीड़न होने लगा। स्टेट या राज्य ही इनके खिलाफ खड़ा हो गया। जिंदगी दूभर हो गई। खानाबदोश से मुराद है नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ऐसे जनजातीय समूह जो गुजर बसर के लिए लगातार जगह बदलते रहते हैं। सेमी नोमैडिक जनजातियां भी जगह बदलती हैं, लेकिन कम। खैर, इन जनजातियों में बंजारा, गिहारा, भाट, डेहा, नट, बावरिया, भातु, कंजर और अन्य समुदाय आते हैं। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ और वो अर्थव्यवस्था का केंद्र बनते गए, इन घुमक्कड़ जनजातियों ने शहरों का रुख किया, लेकिन हालात तब भी नहीं बदले। 1947 में अंग्रेज हिंदुस्तान से रुखसत हो गए। संविधान सभा में इस कानून को रद्द करने की मांग उठी, क्योंकि जन्म या जाति के आधार पर समाज का कोई व्यक्ति आज़ाद भारत में क्रिमिनल घोषित नहीं किया जा सकता था। यह कानून देश की स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। 1949 में द क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी गठित की गई। कमेटी ने पूरे देश में घूमकर स्टडी की और 1950 में नेहरू सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने इस कानून को रद्द करने की सलाह दी और कहा कि घुमंतू जनजातियों की बेहतरी के लिए अलग से फंड्स एलोकेट किए जाएं। अयंगर कमेटी की सलाह के बाद भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को यह कानून रद्द कर दिया। 1953 में कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया कि इनके लिए क्रिमिनल या एक्स क्रिमिनल नहीं बल्कि डी नोटिफाइड शब्द का इस्तेमाल होगा। इस तरह खानाबदोश से क्रिमिनल होते हुए इन जनजातियों को एक नया नाम मिला, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी कि DNT। माने वो जनजातियां जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स की सूची से बाहर निकाल लिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। DNT के लिए बने नेशनल कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1262 डी नोटिफाइड कम्युनिटीज हैं। अकेले दिल्ली में 56 डी नोटिफाइड कम्युनिटी पाई जाती हैं। 2022-23 का बजट पेश करते हुए दिल्ली सरकार ने इन्हीं बच्चों का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जो भी बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं उन्हें वो आवासीय स्कूल तक पहुंचाएंगे। उनके लिए स्कूल बनाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक बजट भी पेश हुआ था। आज हम इस वीडियो को 2025 में शूट कर रहे हैं, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। हालात अभी भी वैसे हैं जैसे 2022 में थे। आपको पता है कि ये बच्चे भीख क्यों मांगते हैं? क्या आज के इस दौर में किसी माँ बाप का यह शौक होगा कि उनके बच्चे भीख मांगे? आखिर भीख मांगने वाले ये बच्चे कौन हैं? आज इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। ये रीना है, उम्र बमुश्किल 10 साल। गोद में अपने छोटे भाई को लिए ट्रैफिक लाइट पर वो हमारी गाड़ी के सामने आ गई। चेहरे पर ये मासूमियत देख किसी का भी दिल पसीज जाए। स्कूल नहीं जाती? क्यों? जान तुम रहती कहाँ पे हो? 350 झुग्गी 350 चुकी। कहाँ कितनी दूर है? ये पे अच्छा, तुम्हारा एडमिशन नहीं होता स्कूल पे? इसके बाद हम रीना के बताए पते पर पहुंचे। फिर उभर कर आई सरकार और व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक तस्वीर। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकती और बच्चे उन गाड़ियों को घेर लेते। हर बार उनकी उम्मीदों को झटका लगता, लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप क्यों ये काम करते हैं? हाँ? खाने के पैसे नहीं रहते हैं। तो स्कूल नहीं जाते? मन करता है स्कूल जाने का? क्यों इतनी भीख मांगती हो तुम? पैसा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप मना नहीं करते? स्कूल जाती हो? नहीं, क्यों? मन नहीं करता। मन नहीं करता या स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ कभी? नहीं, पहले पढ़ते हैं तो कितना पैसा मिल जाता है दिन भर में? 200। 100-200। तुम्हारा मन करता है पढ़ने का कि स्कूल में एडमिशन हो, स्कूल जाए? हाँ।
ये किशन है। इस सड़क के किनारे बिना छत इन्होंने अपने 30 साल गुजार दिए। तो इस सड़क के किनारे आपने अपना 20-25 साल बिता दिया। हाँ, बहुत दिन से यहाँ पे है। हमारे सामने ये 3 बार बस स्टॉप बदल चुका है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में क्या किसी माँ बाप का यह शौक होगा कि उनके बच्चे भीख मांगे? आपके बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे, ये मेरा ही लड़का है। तो आज के दौर में किसी माँ बाप का यह शौक होगा कि उनके बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पे पैसे मांगे? नहीं, ऐसा शौक किसी के अंदर नहीं है, पर मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। आजकल मान लो बच्चे स्कूल जाने स्टार्ट तो कर देंगे, पर इनके लिए जो छत है, पानी की बड़ी दिक्कत है, खाना बनाने की दिक्कत है, बहुत चीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत चीज़ की परेशानी है। तो उस चीज़ को देख के हम इतना अपने बच्चों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं ना। छत इधर नहीं है तो भारी बारिश होती होगी तो कैसे? सब ऐसे ही देख लो, ये पन्नी जैसे टंगी हुई है। जब बारिश होती है तो हम इन्हीं पन्नियों को यूँ टांग देते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। अच्छा, किस मजबूरी में आप बच्चे को कहते होंगे कि जाओ जाके सिग्नल? नहीं, हमारी मजबूरी, अब जैसे ये खुले में रहते हैं तो इनके जो दिल में आता है वो ये करते हैं। हम नहीं रोकते टोकते बच्चों को। अब हमारे पास तो इनको खिलाने के लिए पूरा दिन पैसा नहीं है, और फिर खुले में रहते हैं तो खुले की आदत इनको लग चुकी है। खुला हवा पानी जो होता है तो वो एक तरह के ऐसे समझ लो कि किसी के काबू में नहीं होता। अब जैसे हम भी बच्चे थे तो हम भी किसी के काबू में नहीं थे, ऐसे ही मांग जांच के भीख मांग मांग के खाए पले बड़े हो गए। अब वही आदत इनकी भी है। किशन और राजधानी में रह रहे उनके जैसे हजारों डीएनटी परिवार के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। कारण कि उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स का भी अभाव होता है। बिना स्थायी पता के स्कूल्स में उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता। इसलिए वो या तो भीख मांगकर गुजारा करते हैं या फिर माँ बाप उन्हें उन कामों में लगा देते हैं जो वो आज तक खुद करते आए हैं। ये किरण है, इनकी बेटी मीठी 11 साल की हो गई, लेकिन स्कूल से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इतने स्कूलों से पता करा, सबने मना कर दिया। एड्रेस का पंगा पड़ जाता है ना। हाँ, उसके वो कहते कागज लेके आओ। कागज कहाँ से लेके आएंगे जब कुछ है नहीं? तो इसलिए ये फिर क्या काम करती है फिर? अब जब हम खिलौने बेचने जाते हैं, ये घर पे रहती है। बस ये दिक्कत है मुझे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बस और कुछ दिक्कत नहीं मुझे। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे भी स्कूल जाए, सब बच्चे जाते हैं तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाए, बस इतना चाहती हूँ। लेकिन हमने देखा कि यहाँ जितने भी बच्चे सब हैं, ज़्यादातर तो स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जा पा बच्चे रहे। बहुत से कम हैं इधर जो नहीं जाते, सब घर पे रहते हैं ऐसे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का मन करता है कि आप लोगों के बच्चे स्कूल जाएं, या आप लोगों का ही मन होता है कि बच्चों को? मन होता है ना कि बच्चे स्कूल जाए, जब भी तो हमें अच्छा लगेगा। हम थोड़ी ना सोचते हमारे बच्चे भी वही काम करें जो हम टोकरी उठा के करते हैं। ये गलत बात है ना, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी वही काम करें। हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे भी स्कूल जाए। आप चाहती हैं कि जो जिंदगी आप जी रही हैं, आपके बच्चे उससे कहीं बेहतर जिएं। हाँ, उससे अच्छा जिए मेरे बच्चे, हम ये सोचते हैं। अपना मन करता है पढ़ने का? हाँ, बहुत मन करता है पढ़ने का। बस ऐसे ही बोल रही हो या आराम है कि चलो पढ़ना नहीं पड़ रहा है? पढ़ने का बहुत शौक है मेरे को। नाम ही नहीं लिख रहा, इसलिए घर पे रहती हूँ। कैंप में अंदर जाने पर हमारी मुलाकात हुई 9 साल की तान्या से। वो अपने चौखट पर खाना बना रही थी। बातचीत की गहराई से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मजबूरियों ने उसे जकड़ रखा है। कभी मैं, कभी मेरी बहन बना देती है। ये बताओ, तुम्हारी बड़ी दीदी स्कूल जाती है? हाँ, जाती थी पहले पहले वो हमारे साथ। अब कहाँ जाती है? अब नहीं जाती स्कूल? वो देखो आ गई। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? आधार कार्ड नहीं बताया तो भैया। और मन खूब करता है जाने का? तुम चाहती हो कि सब डॉक्यूमेंट बन जाए, स्कूल में एडमिशन हो जाए? अंकल, इसके ना वो हम बताओ इधर। हाँ, बताओ। तो इसके ना माँ बाप ना, इसकी बुआ और मेरी भी बुआ कबाड़ा चुकती है, इसकी बुआ भी कबाड़ा, मेरी बुआ भी। हम जितनी जाते हैं ना सब कबाड़ा चुकती है। और हमारे माँ बाप नींबू बांधते हैं।
तो आप स्कूल नहीं जाती? नहीं नहीं, कोई भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाती? पहले जाते थे यहाँ पर। एडमिशन नहीं होता, क्या नहीं होता? एडमिशन नहीं होता, गोपी तो भाग गई। यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी स्कूल तक ही पहुँच पाते हैं। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उनका नाता पूरी तरह टूट जाता है। क्या नाम है? मानवी। स्कूल जाते हैं आप? नहीं, क्यों? आधार कार्ड नहीं है। कितना उम्र है आपका? 10 साल है। कभी स्कूल नहीं गई? नहीं, पहले गई थी फिर छूट गई थी। कौन स्कूल में जाती थी, कहाँ? हाँ, हाथी वाली आंगनवाड़ी, वो नीचे नहीं है, हाथी वाली वो सब। तो मतलब आंगनवाड़ी तक गई, उसके बाद स्कूल नहीं? नहीं। मानवी की मां दर दर की ठोकरें खा चुकी हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पा रही। पढ़ने के लिए तो केरो स्कूल जाती है, फिर ये टिफिन मांगते स्कूल के लिए, एडमिशन करवाने के लिए वो मांगते प्रूफ। मेरे पास प्रूफ नहीं है इसका, आधार कार्ड वो जन्म पत्री वो मांगते। अब बताइए, इसकी सारी उम्र तो धीरे धीरे पार हो जाएगी, फिर तो ये पढ़ ही नहीं पाएगी। अभी कहीं कुछ पढ़ती है, ट्यूशन या कुछ भी? हाँ, ट्यूशन तो पढ़ती है मगर ये खेलने में नहीं पढ़ती है, स्कूल ही नहीं जा पा रही तो कहाँ को पढ़ेगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये बच्चे किसी के वोट बैंक नहीं हैं, इसलिए किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उनकी बेहतरी के लिए पहल करेंगे। हमने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। आरटीआई लगाकर सवाल पूछा कि बीते 2.5 सालों में कितने ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ा गया। शिक्षा विभाग ने बिना जवाब दिए हमारे रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर दिया और डीसीपीसीआर ने कहा कि उनके ऑफिस में इससे संबंधित कोई डेटा नहीं है। इस नारकीय स्थिति में रह रहे लोग निराशा के उस हद को भी पार कर चुके हैं जहां वो अपनी समस्याओं पर भी बात करना पसंद नहीं करते। पहले एक बात बताना, ये ले जाते हो न्यूज में देते भी हो कि बस ये बना के सिर्फ रख लेते हैं। तो हम यहाँ आएंगे क्यों? नवा चैनल हो या पुराना, ये हो गया आज 10-12 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। रोज आते हैं रोज जाते हैं, और कोई सुविधा तो हो नहीं रहा हमारा सबका। ये आसमा है, कचरा बिनने का काम करती हैं, मतलब दिल्ली को साफ सुथरा रखने का काम। लेकिन इनकी खुद की जगह ऐसी है कि कोई भी यहाँ आना ना चाहे। सीवर लीकेज की वजह से यहाँ की गलियों में चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि आप कबाड़ा बिनती हैं, सब कुछ साफ सुथरा रखती हैं, आपका भी जगह इतना ही साफ सुथरा होना चाहिए? भैया कौन नहीं चाहेगा हमारी गली, हमारा घर, हमारा मोहल्ला सफा रहे। हम सब चाहते हैं कि हमारा गली और मोहल्ला ये जगह ही साफ रहे, मगर जगह हमारे साफ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कोई हमारे कोई सुनता नहीं है। अब जितने भी हम जाए ना, या दफ्तर जाए, कहीं भी जाए, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। सिर्फ यही होता आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बच्चे हैं, पानी इनको नहीं मिलता नहाने को, तो जैसे वैसे करके नहा भी लेते हैं। हाँ, गली कैसे साफ कर, जितनी गली साफ करते उतनी फिर गंदगी हो जाती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो बच्चे हैं, हमने ज़्यादातर देखा है कि सब ट्रैफिक लाइट पे भीख मांगते हैं, तो वो ये काम क्यों करते हैं? गरीबी है तो क्या करे भैया। किसी के घर में रोटी है तो किसी के घर में पैसा है तो वो खा रहा है, जिसके घर में नहीं तो वो क्या खाएगा। कोई भीख मांग के खा रहा है, तो कोई कबाड़ा बीन के खा रहा है, तो कोई ढोला बजा खा रहा है, और जिनके पास नहीं है तो वो क्या खाएगा। कोई हमें मुफ्त का राशन मिल रहा है कि हमें मुफ्त का कोई चीज़ मिल रहा है। हमें यही है कि हम सब कबाड़ा बीन के लाते तो खाए, नहीं कमाते तो घर में बैठे रहते हैं। राशन क्यों नहीं मिलता? राशन कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं। क्यों नहीं? कि हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारा राशन बनता, हमारे घर में आग लग गई थी, तो इसके वजह से हमारा राशन कार्ड नहीं है। हमारा पूरा सारा जल गया था, तो हमारा राशन कार्ड नहीं है। तो इसके वजह से आधार कार्ड है, तो उससे कोई देता नहीं। तो हमको सबका इंसान यहाँ पर एक वक्त की रोटी भी परेशानी इस जगह में। अच्छा, हमने सुना है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता है स्कूल में क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कागज मांगते हैं जो किसी के पास नहीं होता है। यही बात है या फिर आपके बच्चे हैं? हाँ है। तो मतलब आप शौक से भीख मांगने भेजती हैं या आप चाहती हैं कि बच्चा पढ़े?
बच्चा पढ़े, कौन चाहेगा हमारा बच्चा भीख मांगे। हम तो यही चाहे जैसे दुनिया चल रही है वैसे हमारे बच्चे भी चले, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के बने, कुछ बड़े बड़े लोग बन रहे, हमारे बच्चे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे पढ़ के। जो हमारे से सारा पुरुष मांग रहा था, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते, कोई नहीं जाता हमारे घर में। हमारे बच्चे ऐसे ही घर में ही रहते हैं, मांगने जाते हैं? मांगने नहीं जाते हमारे बच्चे। और काम क्या करते हैं? कबाड़ा ही बीनते हैं। मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, पढ़ते नहीं है। जब उनको पढ़ना आता, मतलब पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं तो यहाँ पर एक डॉग सेंटर है ना इधर ही, तो वहाँ बच्चे जा रहे थे, वहाँ नहीं जा रहे हैं। पानी के वजह से नहीं जा रहे कि बच्चे को नहाने धोना है, अब स्कूल जाने के लिए कपड़े लत्ते धोने, जब पानी नहीं तो जो बोलते तुम नहा के नहीं आते हो, तुम्हारे पास पानी नहीं है। अच्छा, मतलब स्कूल जब कभी बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी ये सब में, तो ये कहा जाता है कि मतलब क्या भगा दिया जाता है, क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं? बच्चे ने आके कभी बताया कुछ? बताया कि रे माँ बोल रहा, भैया बोल रहा कि बदबू आ रहा है, इनके नहा धो के नहीं आते ये सब, तब इनको कैसे पर बिठाए हम। जब वो भैया जी हमारे सब बच्चों को भगा देते तो भाई बच्चे फिर यहीं रहते सारे दिन, फिर कोई काम नहीं, बच्चे फिर वही कबाड़ बीनने चले जाते हैं। Is held unconstitutional by the courts or is repealed by parliament, the discriminatory behavioral pattern is not immediately overturned. The British Raj enacted the Criminal Tribes Act of 1871, through which a tribe, gang or class of persons addicted to the systemic commission of offences were notified. Once a tribe was notified, then all the members belonging to the tribe were required to register themselves. The Criminal Tribes Act was later repealed in 1949 once our constitution was enacted and the tribes were denotified. However, even after nearly 73 years since the tribes were denotified, the members of the tribes are still subject to oppression and cruelty. Members of the denotified tribes are still picked up by the investigating officers to cover up shoddy investigations. 1952 में इस कानून के रद्द होने के बाद भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स का सामाजिक स्तर पर उत्पीड़न होता है। ये बात खुद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कबूली थी। पुलिस के लिए ये आज भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि आपका जो समुदाय है उसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल बाय बर्थ बोला था, मतलब जो जन्मजात अपराधी हैं। ये बात आपको पता है कि आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है? नहीं, अंग्रेजों ने पहले नौकर नहीं बना पहले का हाँ? भैया ये हमें इतना तो अच्छा, ये पता है कि जब भी कहीं आसपास में कोई अपराध होता है तो आपके यहाँ से लोग उठा के लेके जाए जाते हैं? हाँ, ये होता हमारे तो लड़ाई हो जाती काफी बंदूक। अगर बाहर का आदमी भी चोरी करके इस गली से इस मोहल्ले से जाता है ना सर कोई, तो नाम गरीबों को ही लगता है कि यहीं का आदमी है और यहीं का लड़का है जो ये सब काम कर रहा है। आपने कभी फेस किया ऐसी कोई चीज़, या फिर आसपास के लोग की आसपास में कहीं कोई अपराध हो गया और यहाँ के लोगों को पकड़ के? हाँ, वो सर ये शुरू से एंड तक ही है सर। अगर कोई और गलत काम करके जाता है ना तो यहाँ के लोग ही कुछ ऐसे, पुलिस वाले जो भी काफ़ी लोग ऐसे जो यहाँ से ले जाते पूछताछ करने के लिए, क्योंकि ये एरिया बदनाम की चोर है, ये फलाना है, धमाका है। अरे हमें अच्छा घर मकान दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा नाम भी नहीं बदनाम होगा। आसपास में अगर कहीं कोई अपराध होता है तो आपके यहाँ के लोग क्या? 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले तो उधर ना कोई बात हो गई थी, तो पुलिस वाले ने किसी पता नहीं कौन लोग कौन जात के हैं उसने मारा था, तो पुलिस वाले ना हमारे सब जात वाले को बहुत बुरा मारा था, बहुत पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे बिना फायदे में, और हमारे सबको बहुत बुरा मारा है सबको। हम सबने कुछ भी नहीं किया तो सब जात वाले को नाम लगा दिया कि ये सब लोगों ने मिलके मारा है। आसपास के लोग भी भेदभाव करते हैं कि इनकी बस्ती आके यहाँ क्यों बसा दिया? ये तो है भैया, करते हैं, क्योंकि हम अच्छे खासे उस पर हैं और ये कंजड़ लोग आके यहाँ पर बस गए हैं, क्योंकि ये चोर है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हमारे सबके। तो इसके वजह से हमको यहाँ पर 2022 से देने अभी तक दिया नहीं कुछ। इधर थोड़ा सा आइएगा। मतलब ये सच में एकदम रेगुलर होता है आप लोगों के साथ कि चाहे कोई भी कुछ भी करे एकदम लेके जाते ही हैं, मारते पीटते हैं? ये हकीकत बात है,
ये जो तुम बोल रहे हो ना वो हकीकत बात है कि यहाँ से ना अगर कहीं भी कुछ होता है ना तो क्योंकि हम सब गरीब है ना, इसके वजह से हमारे सबके ऊपर टॉर्चर हो जाता है। और नहीं तो फिर कुछ ऐसा नहीं है जो हमें सबको कुछ किया ना गया है। पुलिस वाले हमारी हाल सुनते भी नहीं हैं। इन ट्राइब्स के बीच गरीबी का आलम कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना दिल्ली में रह रहा एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। भुखमरी की ऐसी स्थिति कि ये लोग मांस मछली के दुकानों पर फेंके गए कचरे को भी अपना भोजन बना लेते हैं। आप चाहें तो नाक भौंसी कोड़ सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, लेकिन इससे इनके जीवन का सच बदल नहीं जाएगा। आप अभी अपने दुकान खोला है, शाम के टाइम आप वेस्ट को भी बाहर रख देते हैं, तो वो कोई खरीदता है? हाँ खरीदता है, वेस्ट भी ले जाते हैं। बाकी वेस्ट में जो मैं फेंक देता हूँ वो भी ले जाते हैं। कोई कुत्ते के लिए ले जाता है, कोई खाने के मकसद से ले जाता है, हर तरह के मकसद से ले जाता है। खुद खाने के लिए? खुद खाने के लिए भी ले जाते हैं, बहुत लोग कुत्ते के लिए भी ले जाते हैं, जानवर को खिलाने के लिए, समझ लो, डॉगी को, समझ गया। और बहुत लोग उसको अपना ले जाते हैं, उसको साफ़ सफाई करके खाते भी हैं, इसमें यूज़ करते हैं लोग। क्या मजबूरी है लोगों की कि ये सब खाना पड़ता है? लोगों की मजबूरी ये है कि यहाँ कमाने का रास्ता नहीं है बहुत लोगों के पास, समझ गए। बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ काम धंधा नहीं है आदमियों के पास अभी के टाइम पे। तो मजबूरी में हर आदमी हर तरह का अपना यूज़ के लिए तो सामान यूज़ करेंगे ही करेंगे। जिनकी जैसी मजबूरी है वैसे काम करते हैं, समझ गए। ये किस समुदाय के लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें खाते हैं? गरीबी कारण है या ट्रेडिशन से? वो कंडीशन से नहीं, गरीबी कारण ही होता है। इसके मुर्गे के खाल, बाजू, पंजे सब ले जाते हैं ये लोग, खाते हैं, सब उबाल के, छील के, बना के फिर खाते हैं ये लोग। 2022 में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक योजना लाई, सीड, यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। इस योजना के तहत DNTs के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। जाहिर सी बात है इस योजना पर एक बड़ा बजट भी खर्च हो रहा होगा, लेकिन सवाल कि जब देश की राजधानी में ही ये समुदाय वंचित हैं तो दूसरे जगहों पर क्या हाल होगा। दिल्ली सरकार ने इनके लिए अलग से तो कोई योजना नहीं लाई, लेकिन इनके वोट उन्हें ज़रूर मिल रहे हैं। इनसे बातचीत करके पता चलता है कि ये मुख्य धारा से कितने पीछे छूट गए हैं। देश के नागरिक होने के बावजूद वो सरकार की हर योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इन लोगों से बातचीत करने के बाद मैं उस आखिरी हद तक निराश हूं जितना कोई व्यक्ति हो सकता है। यह सवाल देश के आम लोगों से भी है कि जो व्यक्ति आपके शहर की साफ सफाई का ध्यान रखता है या हर वो काम करता है जो समाज की नज़र में छोटा है, क्या वो व्यक्ति इतना भी डिजर्व नहीं करता है कि उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले, उनका अपना एक छत हो और उन्हें एक सम्मान की ज़िंदगी नसीब हो? क्या ये लोग देश की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का दायित्व किसका है? क्यों व्यवस्था और ये सरकार इनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना पा रही हैं जो कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो सके? कब तक हम इन्हें अवैध करार देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे? कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी आदित्य और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।